वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा सिंह और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे इस ग्रैंड यूथ एम्पावरमेंट सेशन में। यस, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मुझे ऐसे लोग सुन रहे हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चैलेंजेस हैं और वो उन चैलेंजेस को पार करना चाहते हैं, मतलब कि सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो डेफिनेटली आज का दिन बहुत खास है बिकॉज आज वो दिन है जो शायद पहले नहीं था। यस, मेरा जो जन्म हुआ था इलाहाबाद मांडा के एक बहुत छोटे से गांव बादपुर में हुआ था और मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली में, पर्दा सिस्टम माना जाता था। गांव में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि काऊ डंग की लिपाई वगैरह होती है, बिल्कुल वैसा ही कच्चा घर था मेरा। और ऐसी फैमिली थी जो कहीं ना कहीं मानती थी कि लड़कियां जो होती हैं ना वो पराया धन होती हैं। तो बचपन से ही हमारा माइंडसेट बनाया जाता है कि कैसे सास ससुर को खुश रखना है, किस तरीके से घर में काम करना है, और इस तरीके से मैं बचपन से ही ट्रेन की जा रही थी। मेरे जो पढ़ाई हुई थी चार पट्टी बिछा के एक छोटे से स्कूल में हुई थी और मैंने कोई लोअर LKG, UKG, प्री नर्सरी ऐसी कोई भी क्लासेस नहीं की है। मेरा डायरेक्टली एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास में और मेरी मॉम मेरे छोटे भाई को मेरे साथ में भेज दिया करती थी कि इसको लेके जा साथ में और साथ में ही पढ़ाई कर लेगा तो मेरा ध्यान जो है ना अपना काम में मैं कर सकती हूँ। इस तरीके की मेरी लाइफस्टाइल बचपन में थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो लड़कियों की लाइफ होती है वो बिल्कुल सांसों के ग्राफ की तरह अप डाउन जा रही होती है। लाइफ में पता नहीं होता है कि कब कौन से चैलेंजेस आ जाएं और शायद ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी लिखा हुआ था। मैं अपने सबसे ज़्यादा जो क्लोज थी वो अपने फादर के क्लोज थी। आपको पता ही होगा कि लड़कियां जो होती हैं वो लाडली होती हैं अपने पापा की। मेरे पापा अपने घर का बड़ा बेटा की तरह मुझे मानते थे और मुझे पढ़ाना चाहते थे कि नहीं मैं अच्छी तरीके से पढूं और आगे बढ़ूं। लेकिन एक ऐसी न्यूज़ ने शायद हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन तक हिला दी थी। वो न्यूज़ ये थी कि अचानक से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई कि जब हमने उनका इलाज कराने के लिए पता किया तो पता चला कि लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत वीक, और ऐसी फैमिली में अगर पता चलता है कि आपको लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है तो क्या कर सकते हैं। मेरे नाना ने बहुत मुश्किल से कहीं से पैसे अरेंज करके, हालांकि हम लोग गए थे, जिन लोगों की लोग बात करते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, उन लोगों की बात करते, उनके पास में मैं, मेरी मम्मी मेरी उंगली पकड़ के साथ में गई थी कि नहीं यार थोड़े से पैसों की अगर हेल्प हो जाए ना तो शायद मैं अपने घर को चला सकूँ, शायद मैं अपने हस्बैंड को बचा सकूँ इस तरीके से। लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाया। और लास्ट टाइम पे, एकदम लास्ट टाइम पे डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा कि नहीं आपके पापा के पास में टाइम नहीं है। जब ये लाइन बोली ना तो मुझे ध्यान आता है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं भी अब हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें भी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अभी हम हैं तुम्हारे लिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये बोलना कि जब हम नहीं होंगे तो क्या होगा, जब हम नहीं होंगे तो क्या उस स्टार्टिंग से शुरुआत कर पाएंगे हम। मेरी मम्मी पढ़ने में अच्छी थी लेकिन उनको जॉब नहीं करने दिया गया था क्योंकि पापा थे देखने के लिए। लेकिन जब पापा नहीं तब क्या। 8 साल की बच्ची थी मैं, 8 साल की बच्ची को ये पता चल गया था कि उसके पापा के पास में टाइम नहीं है, लास्ट टाइम है मोमेंट का। क्या पता होगा कि यार पापा इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं, नहीं पता था। ठीक है, मम्मी इतनी देर तक क्यों रो रही है, नहीं पता था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं रो रही थी और मेरे पापा ने मुझे गोदी में उठा के मुझे चुप नहीं कराया। द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। और ये रिग्रेट जो लाइफ टाइम के लिए रहता है ना कि पैसे की कमी से, उस दिन पैसों की वैल्यू समझ में आई थी, उस दिन टाइम की भी वैल्यू समझ में आ रही थी कि टाइम क्या होता है। उस दिन मुझे हर एक चीज़ समझ में आ रही थी। इस छोटी सी उम्र में जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर पड़ गई थी, इस छोटी सी उम्र में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कहीं ना कहीं लाइफ में अब मुझे अपने भाइयों को देखना था। लेकिन एक बात का मैं बहुत मानती हूँ कि हमारी जो इंडियन लेडीज़ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि एक माँ से ज़्यादा, ठीक है, कोई इंसान अपने बच्चे का, अपनी फैमिली के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मेरे मम्मी जिस टाइम पे शोक मनाने वाला टाइम था उस टाइम पे उनको तुरंत जाना था पुलिस की ट्रेनिंग के लिए उन्हें जाना था। और लोगों ने बहुत बोला, कहा कि ये लड़की पैंट पहन के दौड़ रही है, इसके अभी ये हस्बैंड की डेथ हुई है, अभी जस्ट हस्बैंड की डेथ हुई है, पैंट पहन के दौड़ रही है, कहाँ पे दौड़ रही है, कहाँ पे बुलेट फायरिंग कर रही है, कहाँ पे हर्डल्स पार कर रही है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो इंस्पिरेशन आज मेरे मन में है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पैसे देने के लिए कोई नहीं आ रहा था, राय देने सब लोग आ रहे थे। पैसे देने कोई नहीं हेल्प करने आ रहा था, सब बोलने
कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए, रोकने के लिए कि रुक जाए, उसके लिए सब लोग आ रहे थे। लेकिन मेरी मॉम ने कभी गिव अप नहीं किया और उन्होंने पढ़ाया हमें। और क्योंकि दिन में मैं देख रही थी कि ऐसी सिचुएशन आएगी आएगी आएगी, मैंने नाना से पूछा, नाना क्या कर सकती हूँ, जैसे दूसरी फैमिली रहती है वैसे मैं कैसे रह सकती हूँ। तो नाना ने कहा यस, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगी, अच्छे मार्क्स लाओगी तो तुम अपने भाइयों को वो सब कुछ दे सकती हो जो तुम देना चाहती हो। मैंने कहा ठीक है, अगर यही रास्ता है तो ठीक है, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। यस, मैंने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया। 10th क्लास में अप्रॉक्सीमेट 96% मैंने स्कोर किया। 12th क्लास में अबव डिस्टिंक्शन मार्क्स थे। पूरी स्कूल लाइफ मेरी निकल गई ये सोचते सोचते कि काश वो बकेट की साइकिल जिसमें आगे बकेट पिंक कलर का लगा होता है उसमें मैं बैठ सकूँ। पूरा लाइफ ऐसा निकल गया। मैं अपने दोनों भाइयों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करती थी पेरेंट बन के, और अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में एब्सेंट हो जाती थी। वो टाइम में देख रही थी कि एक छोटे से रूम में, क्योंकि कोई घर नहीं था, छोटे से रूम में एडजस्ट करके किसी तरीके से मैंने अपनी जीवनी की शुरुआत की थी और ट्यूशन्स पढ़ा के पॉकेट मनी किया, अरेंज किया था। क्यों सरकार बोलती है कि जो लड़कियों की मैच्योरिटी की एज होती है वो 18 होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो घर भी संभाल सकती हैं, बाहर भी संभाल सकती हैं, उनके अंदर वो मैच्योरिटी होती है। और मेरे अंदर में वो बहुत पहले से ही आ गई थी। और यस, मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है, अब अपनी जिद ठाननी है कि लाइफ में ये दिन दोबारा ना आए। और कहते हैं ना कि ज़िद्दी इंसान ही इतिहास रचता है, तो मुझे इतिहास रचना नहीं, मुझे इतिहास रचना था। लाइफ में ठान लिया था कि कुछ करके दिखाना है। लेकिन अभी मेरे एक छोटी सी एक अंदर से लगा कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए, कुछ लाइफ में अचीव करना चाहिए। मेरे कुछ ड्रीम्स जागे। जैसे कहते हैं ना कि हमारे बचपन में, जब मैं आपको एक साइकिल की बात बता रही हूँ, जब भी हम अपने पेरेंट्स ना कुछ नहीं दिला पाते हैं तो वो हमारे माइंड में मेमोरी बन जाती है। वो मेमोरी हमारे लास्ट तक हमारे माइंड में रहती है। और ये मेमोरी मैं आगे नहीं प्रोसीड करना चाहती थी। मैंने कहा कि नहीं, लाइफ में कुछ अलग करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे। मैं फैशन डिज़ाइनिंग, मेरी आर्ट एंड पेंटिंग बहुत अच्छी थी। मैं चाहती थी कि नहीं, बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर बनूं। और उसके लिए मैंने बेस्ट कॉलेज क्वालिफाई किया, निफ्ट किया, NID किया, पर्ल किया, बेस्ट कॉलेज क्वालिफाई किया। और बहुत खुश थी कि नहीं यार, अब तो कुछ ऐसा करने का पहली बार लग रहा था कि कुछ अपने लिए करने जा रही हूँ। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेरी मम्मी ने कहा कि दोनों लोगों को साथ में नहीं पढ़ा सकते, किसी एक इंसान को ही पढ़ा पाएंगे। और उन्होंने मेरे भाई को पढ़ाया और मुझे कहीं ना कहीं देखना पड़ा कि कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, कहीं ऐसा कम पैसों में अरेंजमेंट हो जाए। और मैंने वो अरेंजमेंट किया। तो मेरे फ़ी वेवर, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो फ़ी वेवर सीट लगी, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? क्योंकि मैं देख रही थी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का फेस किस तरीके से चल रहा है। मैं देख रही थी कि कैसे लोग, उसी एक्सपीरियंस पर्सन भी उसी लाइन में लगा हुआ है, कैसे एक फ्रेशर इंसान भी उसी लाइन में लगा हुआ है, वही 10,000 की नौकरी में। तो इसमें मेरे सपने तो मुझे पूरे करते कहीं दूर दूर तक मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, वही मेरे लिए काफ़ी था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान आपकी सारे कहीं रास्ते बंद हो रहे होते हैं ना, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक रास्ता निकाल लेता है। और यस, वो रास्ता आया और मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आए जिन्होंने मुझे जो प्लान दिखाया, वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। यस, मैंने वो प्लान देखा और पहली बार कोई ऐसा पर्सन मिला जो मुझे सपने पूरे करने के बारे में बता रहा था। ज़रूरतें नहीं, सपने पूरे करने के बारे में बता रहा था। पहली बार किसी ने मुझे 1 लाख रुपए दिखाया था कि 1 लाख रुपए कमा सकती है तू। इससे पहले तो लोगों ने मुझे बताया था कि क्या तू नहीं कर सकती है, ये तो बताया ही नहीं था कि क्या तू कर सकती है। और ये जब उन्होंने मुझे बताया, कभी ये लाइन ही नहीं बोली कि तुम लड़की हो, नहीं कर सकती हो, ये कर, कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम 1 लाख रुपए कमा सकती हो। और उनका ये विश्वास उन्होंने जाते, लेकिन मैंने, कहते हैं ना कि कभी कभी आपके ऊपर शनि बैठा होता है, तो मेरे साथ में भी यही था कि जब उन्होंने प्लान दिखाया, मैंने अपने दोस्तों को देख रही थी, कुछ आगे बढ़ रहे थे, कुछ नहीं बढ़ रहे थे इस फेज़ में। मैंने कहा कि जब हर जगह मैं उसको देखती हूँ जो टॉप कर रहा होता है, तो यहाँ पे क्यों ना देखूँ। बीटेक में भी बहुत फेलियर्स निकले, बहुत लोग MBA में भी फेलियर्स निकलते हैं, लेकिन मैं उसको क्यों ज्वाइन करती हूँ? मैं ज्वाइन करती हूँ उसके टॉपर को देख के। तो मुझे भी यहाँ पे देखना चाहिए कि कौन इंसान टॉप कर रहा है। और मैंने उनसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जिनकी उन्होंने बहुत आसान, बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए। और उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास में 3 चांस है। पहला चांस, या तो लाइफ जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। दूसरा चांस कि लाइफ में आप स्टार्ट करते हो इस बिज़नेस को और आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और तीसरा ये चांस कि आप स्टार्ट करते हो और आप वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँच जाते हो। लेकिन अगर आप नहीं स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? लाइफ वैसी चलती ही रहे, वैसे चलती रहे। ये चीज़ मेरे माइंड में बहुत क्लिक कर गई। मैंने कहा नहीं, मुझे स्टार्ट करना है। और मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो लड़कियां होती हैं वो लाइफ में आगे अपने डिसीजंस खुद क्यों नहीं ले पाती, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और ये मेरे अंदर में बचपन से नहीं था।
मेरे अंदर में बचपन से इंडिपेंडेंट में ग्रो कर रही थी। लोग देखते हैं कि शादी से पहले हम कहीं ना कहीं पापा मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, शादी के बाद में हम हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो खुद के डिसीजंस वो ले ही नहीं पाती। लेकिन मैंने खुद का डिसीजन लिया, और जब खुद का मैंने डिसीजन लिया तो मैंने मम्मी के पास में गई। मम्मी ने बताया कि तुम ये काम नहीं कर सकती, अधिकारी की लड़की सिर्फ अधिकारी बनेगी, कोई तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी। मेरी मम्मी ने ये बोला, और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर मुझे अपने घर की दशा बदलनी है तो दिशा को तो बदलना ही पड़ेगा। और जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मम्मी मुझे मना कर रही है, क्यों मना कर रही है, क्योंकि मेरी आज की अचीवमेंट देख के, लेकिन अगर मैं कल 16,000 रुपये लेके, कल 12,000 रुपये लेके, कल 1 लाख रुपये लेके अगर उनके पास में आऊँगी तो क्या वो मुझे मना करेंगी? नहीं। कहते हैं ना कि लड़की अगर पढ़ाई ना करे, अगर पढ़ाई करे और उसके बाद फेल हो जाए तो कहे लड़की निकम्मी, लेकिन अगर लड़की पूरी टाइम ना पढ़ाई करे और अचानक से टॉप कर जाए तो कहते हैं लड़की किसकी है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट देखी जाती है। और मैंने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मेरा कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज के जस्ट बाद में मेरा ट्यूशन्स हुए करते थे, उसके साथ साथ में मुझे घर भी देखना होता था। तो लाइफ में एक्सक्यूज़ेस की कमी नहीं थी, बिल्कुल भी कमी नहीं थी कि मैं जितने एक्सक्यूजेस बोलो उतने एक्सक्यूजेस मेरे पास में थे। लेकिन सिर्फ एक रीज़न था आगे बढ़ने का, कि नहीं अपनी फैमिली के लिए करना है। कल जो टाइम देखा है ना, वो टाइम मुझे आगे नहीं देखना है। वो लाइन नहीं बोलनी है कि अभी हम हैं तुम्हारे देखने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब लाइफ में कौन सी सिचुएशन कैसी आ जाए। तो मुझे उसके लिए स्टार्टअप करना ही करना है। मैं सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कॉलेज में जाके वहाँ पे प्रॉस्पेक्टिंग करती थी, कैंटीन में प्लान दिखाती थी। कैंटीन में प्लान दिखाने के बाद में कॉलेज ख़त्म होते होते परचेजिंग डन करती थी। परचेजिंग डन करने के साथ में सिखाना भी सिखाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये बिज़नेस सिखाने का है, सीखने और सिखाने का। खुद सीखो और अपने साथ साथ में अपने टीम को भी सिखाओ। मैं सिखाना शुरू करती थी, और जैसे मेरे ट्यूशन्स खत्म होते थे उसके बाद में मैं अपनी टीम से बात वगैरह करती थी। चैलेंजेस आए, चाहे मैं अपनी एक्टिवा, मेरे पास में एक्टिवा थी, पूरे शहर में घुमाती थी। कहीं नहीं लगता था कि कभी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। लोग ऐसे बोलते हैं कि धूप है, छाँव है, नहीं अभी नहीं आ सकते। मेरे को 4 घंटे तक लोग वेट करा के बुलाती थी कि आप यहाँ पे आ रहे हो। लोग बोलते थे आ रहे हैं। 4 घंटे में वेट करती थी, उसके बाद में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था। ऐसे स्ट्रगल्स थे स्टार्टिंग में बारिश में खड़ी होती थी, बारिश में खड़ी जो लोग मेरे साथ में होते थे उनको प्लान दिखाती थी, उनके साथ में प्लान बैठती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं है, पता नहीं है। लोग मेरे जो दोस्त थे वो मुझसे बोल रहे थे कि पूर्णिमा देख तू अपना क्या हाल बना रखी, तूने इंजीनियरिंग क्यों की है, देख क्या हाल हो रहे हैं तुम्हारा फेस देखो कैसा डल होता चला जा रहा है, तुम ऐसे भागती रहती हो, तुम इतनी मेहनत करती रहती हो, क्यों कर रही हो, ऐसे पैसों की क्या खपत हो गई है, ऐसी क्या खपत हो गई तुम्हें पैसों की, तुम्हें करना है, तुम इतना ज़्यादा दौड़ क्यों रही हो। लेकिन मुझे पता था क्यों करना है। लोग तो मुझे रोकेंगे ही रोकेंगे, मुझे नहीं रुकना था। और मैंने अपना कभी भी गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं पता कि मेरी सफलता की कहानी क्या होगी। बस उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली, ये चीज़ कहीं नहीं लिखी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कभी गिव अप नहीं किया, तो मैं कभी गिव अप नहीं कर सकती। ये इंस्पिरेशन मेरे मन में हमेशा से थी। अपनी एक चीज़ मैंने किया, कभी मैंने अपने अपलाइन का फ़ोन उठाना बंद नहीं किया। कभी भी लगा कि यार क्विट कर सकती हूँ, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझमें नहीं अपना डन कर पाऊँगी, लेकिन अपने अपलाइन का फ़ोन उठाती थी हमेशा। और अब मुझे पता था कि यही एक इंसान है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है। और मैंने कहा कि अगर ये पर्सन आगे कर सकते हैं, इनके पास में चेक आ सकता है, तो मेरा भी आ सकता है। गाँव में नीचे बैठ के, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के मैंने गाँव की लेडीज़ को प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के साथ साथ में, चाहे वो गर्मी हो, चाहे कैसी भी सीज़न हो, उस सीज़न में जा के प्लान्स में दिखा रही थी। और उसके साथ साथ में जब मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, मेरा पहला चेक आया 139 रुपीज़ का। लोगों ने बहुत बोला कि 139 रुपीज़, इतना पैसा तो तुम मुझसे किराए की तरह से ले लेती। लेकिन मैंने उनसे ये बोला कि 139 रुपीज़ मेरा पहला चेक है। इतना रुपीज़ लेके आप कहीं ना कहीं जाते हो दुकान पे सामान लेने के लिए, उतना तो मेरा कैशबैक आता है, और इस एटीट्यूड के साथ में मैंने वर्क करना शुरू किया। आज मैं यहाँ पे कामयाब हुई हूँ, वो इस वजह से नहीं कि क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत कर रही थी, उसके साथ साथ में मेरी टीम, जिस तरीके से मैं वर्क करती थी उसी तरीके से मेरे टीम में ऐसी लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड उनके ऊपर हाथ तक उठाते थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस करना कभी छोड़ा नहीं। ऐसे लोग थे मेरे टीम में। ऐसे लोग थे जिनके पेरेंट्स को न्यूरो अटैक तक आया था, लेकिन सुबह मीटिंग में वो प्रेजेंट थे। ऐसे लोग थे मेरे टीम में जिनकी लाइफ में उनके एग्जाम्स चल रहे थे, भाग के मेरे पास में यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करने आते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका विजन कितना स्ट्रांग है।
और ये स्ट्रेंथ मेरे साथ में रही, क्योंकि लोग आप दूसरों को मोटिवेट नहीं करते हो, आप दूसरों को इंस्पायर करते हो। और कहीं ना कहीं आप जब ऐसा डिसीजन ले, कोई ऐसे इंसान को याद नहीं करना चाहता जो अपनी लाइफ में गिव अप करके बैठा हुआ है, हमेशा उस इंसान को याद किया जाता है जो लाइफ में इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहा होता है। और मैं ऐसा ही बनना चाहती थी, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मुझे पता था कि आज कहीं ना कहीं मुझे लोग मना कर रहे हैं, आज मैं अपना गिव अप, मेरे 11% पे जो मेरा 11% पे मुझे टीम नहीं दिख रही थी कि लोग आए लोग गए, लोग आए, लेकिन मुझे एक इंसान के लिए तैयार होना था। मैंने तो कहा था, जब भी मैं सक्सेस सेमिनार देखती थी, जब भी मैं CNT मीटिंग देखती, मुझे लगता था कि एक दिन ये मीटिंग मैं ले रही हूँ। कितनी बार भी देखती थी, हर बार एक नया कंटेंट दिखता था और हर बार अपने आप को मैं कहती थी कि नहीं यार, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जब मैंने उसको प्रिपेयर करती थी, अपने आप को अपने फेस के मिरर रख के मैं प्रिपेयर करती थी। और जब मैंने करना शुरू किया, यस, मेरा चेक आया था 16,000 रुपये का। तो वेरी फर्स्ट चेक जो मेरा डायरेक्टर पे बना था, उसके बाद में मैंने कभी रुकना सीखा नहीं। 16,000 हुआ, 24,000 हुआ, 29,000 हुआ, 32,000 हुआ, इस तरीके से मेरे चेक बढ़ रहे थे। और उसके साथ साथ में अब क्योंकि माइंड सेट हो चुका था कि काम कैसे करना है, तो मेरा जो वेस्टीज के थ्रू जो मेरा अभी तक चेक आया था, वो आया था 2,37,000 महीना। यस, 2,37,000 में महीना अर्न कर रही थी। लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मम्मी के लिए कुछ करना है। एक बार मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया था कि ये जो गाड़ी देख रही है, ये गाड़ी ना एक दिन मेरा बेटा लेके आएगा, मैं बगल में बैठूंगी और मेरा बेटा चला रहा होगा उस गाड़ी को। तो ऐसी जब उन्होंने ये बात बोली कि मेरा बेटा लाएगा, तो वो अंदर से ऐसा फीलिंग आई कि नहीं, बेटा तो मैं हूँ। और वो जब वो फीलिंग आई, तो मैंने कहा कि नहीं, ये गाड़ी अब तो मैं लेके आऊँगी। और यस, मेरी मॉम के बर्थडे पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, उनको पता नहीं था कि कब, लोग तो सोचते हैं कि भाई गाड़ी लेने का डिसीज़न एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, लेकिन वो मैं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट डिसीजन, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो करके दिखाना ही पड़ेगा। और मैंने उनका सरप्राइज़ प्लान किया। वो जैसे ही आए उस जगह पे और उन्होंने देखा कि वो भीड़ को चीरते हुए मैं वहाँ पे खड़ी थी, और वहाँ पे मेरे हाथ में वो कार की कीरिंग थी। वो कार थी 20 लाख की टाटा हैरियर। यस, 20 लाख की टाटा हैरियर खड़ी थी। और वो जब मम्मी मेरे पास में आए, सब लोग बोल रहे थे पूर्णिमा मैम की मम्मी आए, पूर्णिमा। और आज ये है कि जहाँ जहाँ पे भी मेरा पोस्टर जाता है, मेरे मॉम की फ़ोटो मेरे बगल में खड़ी मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, वो जब मुझे देख रहे थे ना, वो आँखों में जो आंसू थे ना, वो शायद किसी दुकान पे नहीं मिलते। वो आंखों में जो आंसू थे, वो मुझे देख के जो प्राउड फीलिंग थी कि नहीं, मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी की कार है, वो जो फीलिंग आ रही थी, उससे बेस्ट कोई बात नहीं हो सकती है। और यस, उसके बाद में जो लड़की कहीं ना कहीं गर्मियों की छुट्टियों में इंडिया में ही कहीं नहीं घूमी थी, उसको वेस्टीज की तरफ से जाने का मौका मिला। यस, थाईलैंड ट्रिप पे हम गए, वहाँ पे बहुत एंजॉय किया और उसके साथ साथ में आगे बढ़े। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या हो जाएगा। फिर मार्च फरवरी तक बहुत अच्छा चल रहा था, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बेस्ट चल रही थी। लेकिन यस, मार्च 2020 एक ऐसा टाइम आया जो कभी सोचा नहीं था। इवन हमारे पेरेंट की जनरेशन ने कभी नहीं देखा था कि ऐसा कोई टाइम आएगा, कोविड-19 का टाइम। यस, ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आ गई कि इतने लोगों ने अपनी जॉब खोई, इतने लोगों को उनकी सैलरी आनी कट हो गई, इतने लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेंट्स को फेस करना पड़ रहा था, उनकी फैमिलीज़ में उनकी सिस्टर्स को, उनके मदर्स को, जो पूरी फैमिली मेम्बर, वो सारे फेस कर रहे थे कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, ऐसे सिचुएशन में हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कैसे करेंगे। ऐसे सिचुएशन में पूरा साल स्किप कर दिया गया, एजुकेशन का पूरा एक साल गायब हो गया। ऐसी सिचुएशन जब आई, ऐसी सिचुएशन में अपनों का पता चलता, और ऐसी सिचुएशन में वेस्टीज ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। ऐसी सिचुएशन ने वेस्टीज ने ऐसे लोगों को हेल्प की जो कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे थे, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से मेंटेन, ऐसे लोगों को भी इनकम दी। और ये सिचुएशन के लिए मैं उस कंपनी में ज्वाइन की थी। आज ऐसी कंपनी है वेस्टीज जो कहीं ना कहीं 3 लाख एक्टिव वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में लीड कर रही है। ऐसी कंपनी है वेस्टीज जिसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि रात के 2-2 बजे तक सर मीटिंग कर रहे थे ये सोचने के लिए कि हमें अपनी टीम में अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे किस तरीके से पहुंचाने हैं। हमारे लोग पैसों के लिए तरसने नहीं चाहिए जैसे पूरी दुनिया तरस रही है। कोई ऑपरेशन बंद नहीं किया। जहां पे मैं बाकी कंपनीज, आज मैं कम से कम 30 से 40 कंपनीज के प्लान देख चुकी हूं और मैंने देखा कि लोगों के ऑपरेशन बंद हो गए। लोग बहुत कूल थे इस चीज को लेके, लेकिन मुझे लगा कि जब ऐसी सिचुएशन में मेरी कंपनी मेरा साथ नहीं दे रही है तो उस कंपनी में रहने का क्या फायदा है। और इस कंपनी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा जो चेक आया, मैं आपको बता दूं, इतना चेक गिर गया था कि मेरा चेक 53,000 का पहुंच गया, 2,37,000 से। मैं कोई परचेजिंग नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूं। लेकिन फिर जूम सेशन स्टार्ट किया, बैक टू बैक ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की। अगला जो सेशन हुआ उसमें मैंने हमारे एजुकेशन सिस्टम पे काम किया गया। इवन दीपक सूद सर, इवन मैनेजमेंट, इवन जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हर एक पर्सन ने स्टैंड अप लिया। ये जो सोच आई, ये कहाँ से सोच आई?
वो ये कहते हैं ना कि बस एक तैयारी होनी चाहिए, जीत की तैयारी होनी चाहिए। और यस, वो तैयारी हमने पहले से ही करके रखी हुई थी। मेरा अगले महीने जो चेक आया वो चेक था 1,24,000 का, क्योंकि तैयारी कर रहे थे, बेस्ट कर रहे थे, अपना बेस्ट देने के लिए प्लान कर रहे थे। अगले महीने जो मेरा चेक आया वो 1,96,000 का था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी नींव बना के रखी हुई थी। सारी जगह पे प्रोडक्ट की डिलीवरीज वगैरह होनी शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ में जूम पे इतने बैक टू बैक सेशंस होने शुरू हो गए थे। इतने लोगों से जो काम हमने पहले नहीं किया, वो सारी मीटिंग, जहाँ आने जाने का टाइम जो था वो सारा खत्म हो गया। कहते हैं ना, कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। और ऐसे में जब हमने अपना काम करना शुरू किया तो डबल तेजी से काम हुआ। और यस, जो प्लान आया वो प्लान, जून का महीना सबसे इम्पोर्टेंट महीना था। उस महीने में जो प्लान आया वो था आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। यस, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जब आया तो लोगों को इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैं कर सकता हूँ। जो लोगों ने इतनी अचीवमेंट, बैक टू बैक अचीवमेंट्स हो रही थी, बैक टू लोग अपना लेवल चेंज कर पा रहे थे। हमारी सिटी में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ये प्लान ना आया हो, जैसे हम एकदम जैसे दूल्हे की शादी में लोग एंजॉय करते हैं, उस तरीके की खुशी हो रही थी कि नहीं यार, अब ऐसा टाइम आया है कि हम इनकम कर सकते हैं। और ये हम इनकम कर सकते हैं तो बैक टू बैक अचीवमेंट हुई। वो मेरा चेक सबसे हाईएस्ट चेक बना, वो था 2,57,000 का, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, जब पूरी दुनिया के पास में पैसे नहीं थे। उस ड्यूरेशन में मेरा 2,57,000 का मैक्सिमम चेक बना। और ना कि सिर्फ मेरा चेक बना, मेरे टीम में बैक टू बैक, इवन हमने ऑनलाइन बेसिस पे भी हमारी कार सेलिब्रेशन की। ऑनलाइन बेसिस पे हमारी टीम में कम से कम 3 से 4 कार्स निकाली मैंने। उसके साथ साथ में बहुत लोगों के चेक, कम से कम 12 से 15 ज़्यादा लोगों के चेक्स जो थे वो 1 लाख से ऊपर गए। मेरे टीम में 50 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास में 50,000 से ऊपर के चेक्स आ रहे थे। तो ये जो अचीवमेंट हो रही थी, ये मेरी अकेले की अचीवमेंट नहीं थी, मेरी पूरी टीम की अचीवमेंट जो पूरे साथ दिया, तो ये बेस्ट था। और लास्ट में बस आपसे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकें, अगर लाइफ में आप कभी रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं, जिस तरीके से मुझे रिग्रेट होता है कि नहीं, मैं चाह कर भी मैं अपने पापा के सपने पूरे नहीं कर सकती, आज वो मेरी लाइफ में नहीं है। अगर मैं किसी एक पर्सन के भी पापा को बचा पाई ना, एक पर्सन के भी माँ को बचा पाई ना, एक पर्सन के भी बेटे को खोने से बचा पाई ना, तो इससे बड़ी दुआ की कोई बात नहीं होगी। एक लड़की अगर शिक्षित होती है ना, तो वो पूरे घर को शिक्षा दे सकती है। लेकिन अगर वही लड़की हेल्दी एंड अर्निंग होती है ना, तो पूरी जनरेशन को बदल के रख सकती है। और आपके अंदर वो टैलेंट है, बस आपको उसको पहचानना होगा। ये कहते हैं ना, जिस तरीके से हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ कि आपको उसको ध्यान में रखना है और अपना यहाँ पे बेस्ट देना है। ये कंपनी आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड विश